जय हिंद दोस्तों। घटनासार मैगजीन मार्केट में आ चुकी है और जो भी फ्रेंड्स यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं वे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को घटनासार अर्धवार्षिकी से कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे घटनासार की तैयारी तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पर कराई जाएगी। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप घटनासार की विषय सूची को देखें तो जो तीसरा विषय है अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं और इसमें टोटल 40 टॉपिक है। आईआर में 40 टॉपिक हैं जिनको मैं 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। इसके पिछले कई सारे क्लासेस में मैंने एक बात को कहा है कि जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़े उसको प्री प्लस मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसी तरह जब इस आईआर के फर्स्ट टॉपिक पे प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा में डिस्कशन शुरू करूंगा तो बताऊंगा कि यहाँ से कैसे प्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे मेंस में बन सकते हैं। और आप देखें तो ये जो घटनासार का पेज है इसका एक तरह से सिनॉप्सिस मैंने इस फर्स्ट पेज में तैयार किया है। जो आप यहाँ पे ब्लू पेन से देख रहे हैं ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो ग्रीन पेन से देख रहे हैं ये सभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन हाँ, जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है यहाँ से भी प्री में क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन उसकी संभावना कम है, फिर भी मैं डिस्कशन करूंगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्लू पेन से लिखे हुए कंटेंट है। इसके बाद कुछ चीज़ों को मैंने अलग से ऐड किया है, उसको भी देखा जाएगा। वो मेंस के पर्पस से मैंने लिखा है ये सब चीज़ें, तो ये भी आप लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। फिर एमसीक्यू का अभ्यास किया जाएगा और लास्ट में एक प्रश्न मुख्य परीक्षा से संबंधित होगा। जैसे प्रश्न है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते ने दोनों देशों के बीच रिश्ते को प्रगाढ़ किया है, परीक्षण कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इसका भी अभ्यास आपको करने के लिए दूंगा। मैं हिंट दूंगा कि कैसे आंसर लिखना है, लेकिन पूरे आंसर को लिखने पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एक आंसर राइटिंग की क्लास नहीं है, ठीक है। उसी तरह आगे भी ऐसे ही कवर करते चलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहां पर मेंस के डायरेक्ट प्रश्न नहीं बन सकते। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पर प्री के ही प्रश्न बन सकते हैं, मेंस के प्रश्न डायरेक्ट नहीं बन सकते। तो जहां नहीं बन सकते वहां पर क्या करना चाहिए, किस हिसाब से ऐसे कैसे सोचना चाहिए कि इसको भी जब मेंस का आंसर लिखें, कोई भी आंसर लिखें, ऐसे लिखें तो इस तरह के तथ्य जो हम याद कर रहे हैं इसको भी कैसे डिलीवर कर सकें उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं पिछले कई सारे वीडियो में एक बात, दूसरी बात ये भी कहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप जरूर देखिए, लेकिन वो आपसे होगा नहीं, मुझे मालूम है। और होगा भी तो जब आप 20 क्वेश्चंस आपके सामने दिखते हैं जीएस पेपर 2 में, तो वहां पर 20 क्वेश्चंस में वो 5 क्वेश्चंस या 4 से 5 क्वेश्चंस यदि मैं बोलूं आईआर के निकाल लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए तो भी आपसे मुश्किल हो जाएगा। पहला नंबर एक आलस सामने आ जाएगा और दूसरा नंबर कौन उन 20 में से 4-5 क्वेश्चंस खोजे। तो चलिए खैर, वो सब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 4 से जो आईआर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 से लेकर के 2023 तक उन सभी क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करिए और एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रश्न को, नेचर को देख लीजिए। आप देखेंगे तो ये जो पूरा प्रश्न इन 4-5 सालों में पूछा गया है, ज्यादातर जो प्रश्न है इंडिया और जो पश्चिम एशिया देश हैं वहां से बने हैं। इंडिया यूएसए के रिलेशन से बने हैं, नेपाल पड़ोसी देश यहाँ से, पाकिस्तान से, वैसे ही चाइना से। तो और हाल ही में जिस तरह से बहुत बड़ा युद्ध रसिया और यूक्रेन के बीच में दिखा, रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो इन युद्ध क्यों हुआ इसके कारण पे पूछा गया है क्वेश्चंस। तो ज्यादातर जो प्रश्न बन रहे हैं पिछले 5 सालों में देखे जाए तो आसपास के पड़ोसी देशों से, इंडिया यूएसए के रिलेशन से और जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहां से। तो उसी तरह से इस बार भी पूरी गुंजाइश है कि इंडिया यूएसए के रिलेशन से फिर प्रश्न बने और इंडिया और बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, इतना अच्छा अपना पड़ोसी देश रहा है पिछले कुछ वर्षों से, तो इस तरह से वर्तमान में जो एक घटनाक्रम वहां देखने को मिला है तो वहां से प्रश्न बन सकते हैं। श्रीलंका से बन सकता है, पाकिस्तान से बन सकता है और जिस तरह से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया है तो यहां से भी प्रश्न बनने की गुंजाइश है, राइट। तो ये थोड़ा ओवरव्यू मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पे आईआर के, और पहला टॉपिक यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। 2 दिनों की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए थे और जो द्विपक्षीय वार्ता होनी थी, द्विपक्षीय वार्ता में होता क्या है आपको आइडिया होगा।
कि द्विपक्षीय वार्ता में दो देश मिल करके अपने व्यापार को, सुरक्षा को, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, इन सब के लिए बात करते हैं और जो मुद्दे होते हैं आपस में मिलकर के सुलझाते हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। इससे पहले श्रीलंका का ये कोलंबो जो कैपिटल है, राजधानी है, यहाँ पर मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उनको कोलंबो में एक स्थान है स्वतंत्रता चौक, जो श्रीलंका ने 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद के उपलक्ष्य में बनवाया था। उस स्वतंत्रता चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और ये पहली बार था कि श्रीलंका ने किसी अन्य देश के नेता को उस स्वतंत्रता चौक पर इस तरह से औपचारिक रूप से सम्मानित किया हो। तो ये पहली बार था, इसलिए भारत के लिए बहुत यूनिक रहा। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी भी दूसरे देश के द्वारा इस तरह से सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे देने के बाद, मतलब श्रीलंका ने जब सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को दिया, तो प्रधानमंत्री को अब तक इस तरह के जो सम्मान मिल चुके हैं उनकी संख्या 21 से बढ़कर के 22 हो गई। राइट, कितनी हो गई? 21 से 22। अभी तक 21 थी, लेकिन जब श्रीलंका ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम को सम्मानित किया, श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान दे करके, तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने की जो संख्या है वो 21 से 22 हो गई। राइट, ये ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका उन्हीं देशों को देता है जो देश उसके हित के लिए, उसके अच्छे के लिए सोचते हैं, उनके विपरीत परिस्थितियों में मदद करते हैं। उन देशों को श्रीलंका क्या करता है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है। वहीं ये नीचे देखें तो मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता चौक, इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर ये मतलब औपचारिक स्वागत हुआ है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का, वर्तमान प्रधानमंत्री का, और वहां पर उनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, उससे अब जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं इस तरह के, वो उनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 22 हो गई है। ये ध्यान रखिएगा, पीटी के प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, पूछा जा सकता है, पूरी गुंजाइश से पूछने की। ठीक है, ये जो औपचारिक स्वागत किया गया है ये भी ध्यान रखना है, स्वतंत्रता चौक पर किया गया है, कोलंबो में ये है स्वतंत्रता चौक, वहां पर किया गया है। राइट, और श्रीलंका ने इस पुरस्कार की शुरुआत, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण है, इसकी शुरुआत 2008 में की थी, और इससे पहले मालदीव और फिलिस्तीनी जो नेता रहे हों उनको भी ये सम्मान मिल चुका है। लेकिन इस बार का जो श्रीलंका यात्रा रही है वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की, वो इसलिए यूनिक रही है क्योंकि स्वतंत्रता चौक पर उनका एक औपचारिक स्वागत हुआ है। वो स्वागत अभी तक किसी अन्य देश के नेता का नहीं हुआ है, इसलिए यूनिक है। इंपॉर्टेंट यदि मैं स्टार की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टार लगाने की यहाँ जरूरत है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन ये जो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस थोड़ा कम है। हाँ, ये जरूर बन सकता है कि इस तरह के सम्मान को क्या श्रीलंका ने और कभी किसी को दिया है, तो मालदीव, फिलिस्तीन का नाम या प्री में इन दो देशों के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है। और कहां पर स्वागत किया गया है ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं तो प्री में ये भी पूछा जा सकता है कि इन द्विपक्षीय वार्ता में कितने प्रकार के समझौते हुए हैं, तो 7 प्रकार के समझौते हुए हैं, याद रखना, लिख लीजिए कहीं पर, अभी मैं उसे दिखा दूंगा। जैसे 1 समझौता, 2 समझौता, 3 समझौता, राइट, 4 हो गया, डिजिटल परिवर्तन 5, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है 6, और दवाई उद्योग 7। तो ये 7 समझौते हुए हैं। ठीक है, संक्षेप में कुछ 7 समझौतों को देखते हैं हम लोग। 7 समझौते में जैसे पहला रक्षा सहयोग को देखें तो दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक 5 वर्षीय रक्षा समझौते पर ज्ञापन किया है। अब जो 5 वर्षीय रक्षा समझौता हुआ है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा, मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुरक्षा सहयोग है वो बढ़ेगा। ऐतिहासिक 5 वर्षीय रक्षा समझौता है। प्रीटी में प्रश्न बन सकता है कि दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक रक्षा समझौता ज्ञापन हुआ है वो कितने वर्षों का है। राइट, इसलिए मैं कह रहा था कि
जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीजें लिखी हैं, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कुल 7 समझौते हुए हैं और 7 समझौतों में से जो रक्षा सहयोग है वो 5 वर्षीय रक्षा समझौता है, उस पर ज्ञापन हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर ज्ञापन किया, वह कितने वर्षों का है? तो वो 5 वर्ष का है। ठीक है, अब जो रक्षा सहयोग में समझौता हुआ है वो कुल मिलाकर के जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। एक तरह से चाइना को काउंटर करने में ये रक्षा सहयोग समझौता अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी बात करूं तो ऊर्जा व अवसंरचना पर समझौता हुआ है। विद्युत व्यापार के लिए भारत श्रीलंका ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक ग्रिड इंटरकनेक्शन किया जाएगा। मतलब ये जो आप मैप को देखें तो जो अनुराधापुरा है, ये अनुराधापुरा देख रहे हैं आप, अनुराधापुरा से लेकर के ये तमिलनाडु का क्षेत्र जो मदुरई है, मदुरई से लेकर के अनुराधा तक एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। जो जो श्रीलंका का जो उत्तरी और मध्य एरिया है, यहाँ पर जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की गुंजाइश से, मतलब वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा इसके उत्पादन हो सकते हैं। तो श्रीलंका क्या करेगा कि जब ये ग्रिड कनेक्शन ये का काम पूरा हो जाएगा, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहमति व्यक्त हुई है, यदि ये काम पूरा हो जाता है तो श्रीलंका क्या करेगा, तमिलनाडु को बिजली बेच सकेगा और इससे जो तमिलनाडु के जो बिजली की लागत है वो कम हो जाएगी। और विपरीत परिस्थितियों में, जिस तरह से श्रीलंका में 2022 में संकट आए हुए थे और वहां पे 12-12 घंटे लाइटें कटी थी, उस विपरीत स्थिति में भारत श्रीलंका को बिजली की आपूर्ति पूरा करेगा। राइट, तो एक बात समझ में आ रही है कि भारत और श्रीलंका ग्रिड इंटरकनेक्शन का क्या महत्व है। वैसे ही त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यूएई के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जा रहा है। त्रिंकोमाली कहाँ है यदि मैं दिखाऊं तो ये देखिए, आपको दिख जाएगा मैप में त्रिंकोमाली। ठीक है, तो त्रिंकोमाली को जो है, एक मिनट, त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर भी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम और डीजल हैं उनको स्टोर करने के लिए यूएई से तकनीक ली जाएगी और वित्त की सहायता यूएई करेगा। राइट, और इससे भी फायदा यही है कि जब त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तो श्रीलंका यहाँ की ऊर्जा को निर्यात कर सकेगा भारत को, और जरूरत पड़ने पर भारत इसको निर्यात कर सकेगा। जो वहां पर पेट्रोलियम और डीजल को स्टोर किया जा रहा है यूएई की मदद से। यूएई भी अपनी साख बढ़ाना चाहता है दक्षिण एशिया में, फायदा बस इतना सा है। तो यूएई भी जो वहां पर ये अपनी वित्त और तकनीकी जो सहायता दे रहा है, उससे क्या होगा कि वो जो त्रिंकोमाली है वो ऐसे लोकेशन पे है, हिंद महासागर का सबसे नहीं, हिंद महासागर का एक गहरा बंदरगाह है। तो वहां वो एक शिपिंग मार्ग पर है और शिपिंग मार्ग पर होने की वजह से जो भी जहाजें वहां से गुजरेंगी, यदि जरूरत पड़ने पर उनको ऊर्जा, उनको ईंधन देने का भी काम ये त्रिंकोमाली जो बंदरगाह है या जो ऊर्जा केंद्र डेवलप किया जा रहा है वहां से पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से ऊर्जा और जो अवसंरचना पर काम हो रहा है उसके जो महत्व है उसको आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से तीसरा समझौता देखें तो सांस्कृतिक व धार्मिक कूटनीति पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो सीता एलिया सहित कई सारे ऐसे मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार भारत कराएगा, इसका भरोसा दिया गया है। तो एक तरह से ये सांस्कृतिक व धार्मिक कूटनीति की जीत होगी या जीत है। सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत के संदर्भ में एक समझौता हुआ है और बात हुई है जितने भी धार्मिक स्थल हैं, 5000 से अधिक धार्मिक स्थलों को के लिए सोलर पैनल पहल के तहत उनको मतलब सुविधा दी जाएगी सोलर पैनल की, और ये भारत की 17 मिलियन की ऋण सहायता से पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझौते हैं। उसी तरह से डिजिटल परिवर्तन के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दवा उद्योग में अनुसंधान, इन सब के बढ़ाने के लिए, सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। बहुत डिटेल्स में जानकारी यहाँ जरूरी नहीं है, जितना आपने अभी मैंने बताया है यही आपके लिए इनफ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ही पर्याप्त है। बस इतना ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में 7 समझौते हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री को ये 22वां श्रीलंका मित्र विभूषण जो सम्मान मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अब भारत के प्रधानमंत्री को
अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की संख्या जो हो गई सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद वो 22 हो चुकी है, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता चौक पर इनका इस बार स्वागत किया गया औपचारिक रूप से, इसलिए यूनिक हो जाता है। और इस सब चीजों पर मैंने बात कर ली है। अब जब 7 समझौते पर आपने 7 समझौतों को देख लिया है, तो क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि समझौते हो रहे हैं, तो इस समझौते के क्या सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। पहला तो आपने सकारात्मक जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहीं पे जान लिया कि ऊर्जा एवं अवसंरचना के क्षेत्र में जो काम हो रहा है इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मैंने बात कर ली है कि बिजली आपूर्ति किस तरह से दोनों देश करेंगे, इस पर बात हो गई है। यदि मैं आगे बात करूं तो लिखा हुआ है त्रिंकोमाली ऊर्जा केंद्र व रक्षा सहयोग से भारत का प्रभाव बढ़ा, हम्बनटोटा में चीन की परियोजनाओं के जवाब में। राइट, यदि त्रिकोमाली ऊर्जा केंद्र और जो रक्षा सहयोग हुआ है, इससे भारत का प्रभाव श्रीलंका में बढ़ा है। और इसका जवाब देखा जाए तो एक तरह से हम्बनटोटा में जो चीन की परियोजनाएं चल रही हैं उसके जवाब में इन भारत के इन इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उसको हम्बनटोटा में चीन की चल रही परियोजनाओं के जवाब में देखा जा रहा है। त्रिकोमाली ऊर्जा केंद्र को एक तरह से रणनीतिक तौर पर भी वहां पर कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से यूएई के साथ लेकर के समझौते के साथ वहां पर जो विकसित किया जा रहा है ऊर्जा केंद्र को, कहीं ना कहीं हिंद महासागर में भारत की पहुंच को बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा सहयोग भी हुए हैं क्योंकि श्रीलंका ने कहा है कि श्रीलंका अपनी जमीन का उपयोग भारत के विरुद्ध होने नहीं देगा, किसी अन्य देश को ये पूरी मतलब किसी भी दूसरे देश को श्रीलंका की जमीन को भारत के मतलब विपरीत उसके लिए या उसके विरुद्ध जाकर के अपनी जमीन को उपयोग नहीं होने देगा। तो इस तरह से मतलब हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है और मजबूत हो जाती है। 100 मिलियन के ऋण को अनुदान में बदलने से भारत की साख बढ़ गई है। मतलब 100 मिलियन का जो ऋण श्रीलंका को दिया गया था उसको अनुदान में बदल दिया गया कि जाओ भैया ये तोहफा है श्रीलंका आपके लिए, अब आपको ये ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, इसको अनुदान दिया जाता है। ये भारत के द्वारा 100 मिलियन ऋण को अनुदान में बदल दिया गया है। तो इससे भारत की साख बढ़ी है। सांस्कृतिक जुड़ाव और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए मित्र विभूषण जैसे सम्मान दिए गए और उधर से मतलब मित्र विभूषण सम्मान मिला है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने मंदिर जीर्णोद्धार का जो वादा किया है इसकी वजह से भारत ने सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाया है और अपनी सॉफ्ट जो पावर है उसको इंक्रीज किया है। राइट, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हुई है, डिस्कशन मैंने ऊपर कर ही लिया है पर्याप्त। जब आप यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिहाज से ही मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखे हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने चाहिए इन समझौते के उन पर मैंने बात की है। सॉरी, अब मुद्दा क्या होना चाहिए, यदि समझौते हो रहे हैं फिर भी कुछ मुद्दे बने हुए हैं, उन मुद्दों पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। मतलब दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है वहां पर सांस्कृतिक सुरक्षा और व्यापार को बढ़ाने की तो बात हो रही है, लेकिन जो आपसी मुद्दे हैं, जो मुद्दे कुछ ऐसे पड़े हैं जो अभी नहीं सुलझ रहे हैं, उन मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वो मुद्दे क्या हैं, जैसे कच्चा तिबू द्वीप का विवाद है। यदि कच्चा तिबू द्वीप देखें तो यहाँ पर शो नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो रामेश्वरम देख रहे हैं यहीं आसपास कच्चा तिबू द्वीप है। तो इसका विवाद यह है कि 1974 में भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया और पारंपरिक रूप से जो मछुआरे थे तमिलनाडु के, विशेष रूप से तमिलनाडु के, वे कच्चा द्वीप के आसपास जाकर के मछली पकड़ते थे। अब उनकी पारंपरिक आदत है हालांकि, तो जब वे मछली पकड़ने के लिए उन एरियाज में जाते हैं तो जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा है उसका उल्लंघन होता है, तो श्रीलंका की जो पुलिस फोर्स होती है उनको पकड़ती है। तो ये एक विवाद बना हुआ है मछुआरों को लेकर के। और तमिलनाडु जो सरकार है, जब ये कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया तो तमिलनाडु सरकार इसे संप्रभुता पर खतरा मानती है। राइट, ये कुछ ऐसे विवाद बने हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। चीन की बढ़ती उपस्थिति भी एक चिंता का विषय बनी हुई है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI जो परियोजनाएं हैं भारत के लिए वे भी चिंता का विषय हैं। ये समझौते हो जाने ही काफी नहीं है, अभी भी ये सब चीन की जो एक बढ़ती हुई एग्रेसिव जो परियोजनाएं हैं
एक तरह से जो भारत को घेरने की और हिंद महासागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने की जो चीन की योजनाएं हैं वो अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय हैं। भारत सिर्फ समझौते कर लेना ही काफी नहीं है, सहमति जता देना ही काफी नहीं है, उस पर भारत को ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। उन परियोजनाओं का तीव्र क्रियान्वयन करना भी जरूरी है। भारत कहीं ना कहीं इसी में पीछे रह जाता है। तो ये सब चीजें अभी मुद्दे बने हुए हैं जिस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है। श्रीलंका में तमिलों का मुद्दा बना हुआ है। श्रीलंका में जो तमिल है उनके अधिकार का मुद्दा भी बना हुआ है, उस पर धीमी प्रगति है। 13वां संविधान संशोधन श्रीलंका में पारित हुआ था और कहा गया था जो श्रीलंका में जो तमिल हैं उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को बहाल किया जाएगा, उनके वो अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी उस पर धीमी प्रगति देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। और सुझाव के तौर पर मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। जो सुझावात्मक निष्कर्ष में लिखा जाता है, जब आप कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं हमेशा निष्कर्ष सुझावात्मक ही होना चाहिए, सजेस्टिव कंक्लूजन ही लिखा जाना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा ये कि नहीं निष्कर्ष में ही आप मुद्दा बता दें, और ये नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रो में ही आप सुझाव दे दें। ये इन सब चीजों से बचिए। कभी कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रो में ही सुझाव दे देते हैं। मैं अपने पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैंने पिछले 6 सालों में कई लाखों कॉपियां मैंने आंसर की चेक कर चुका हूँ, जहाँ मैं अच्छे जो बहुत ही अच्छी कॉपियों को चेक किया जहाँ पर मैंने 6 नंबर तक दिया, और बहुत खराब कॉपियों को भी चेक किया जहाँ पर मैंने 0.5 नंबर भी दिया है। तो इन सब अनुभव के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सुझाव होना चाहिए वो, अब जो जब कोई प्रश्न हो तो सुझावात्मक निष्कर्ष लिखे, मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है, लेकिन आपको इसको सुझावात्मक ये जो निष्कर्ष में विश्लेषण में लिखना होगा। पाक जल डमरू मध्य में सीमित समय के लिए साझा मछली पकड़ने का क्षेत्र स्थापित करना चाहिए। मतलब पाक जल डमरू जो मध्य में एक क्षेत्र में सीमित समय के लिए साझा मछली पकड़ने का क्षेत्र स्थापित करना चाहिए। एक ये समाधान हो सकता है मछुआरों का। और जो 13वां संविधान संशोधन के जो क्रियान्वयन जो बहुत स्लो है, उसके पर बल देने पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बात करनी चाहिए द्विपक्षीय वार्ता में। आगे ये ध्यान रखा जाए, परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। यदि चाइना को काउंटर करना है तो परियोजनाओं का वादा करके उसके ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लागू करने पर भी बल दिया जाना चाहिए। राइट, उम्मीद है कि पहले टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किया। अब यदि फर्स्ट पेज को आप पढ़ेंगे तो आप अब ये पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अब वीडियो को पॉज करिए और 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं, आप इसको फटाफट पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं अब जो सही ऑप्शन पे जाऊंगा वो देख लीजिएगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2025 को भारत श्रीलंका द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो 4 ऑप्शन है, श्रीलंका रत्न, श्रीलंका मित्र विभूषण, नवरत्न सम्मान, धर्मचक्र पुरस्कार। तो यहाँ पर श्रीलंका मित्र विभूषण बी ऑप्शन सही है। त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत और श्रीलंका के साथ किस देश ने त्रिपक्षीय समझौता किया है? ऐसा प्रश्न बन सकता है। जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया। तो संयुक्त अरब अमीरात बी ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। तीसरा प्रश्न, अप्रैल 2025 की वार्ता में श्रीलंका ने भारत को क्या आश्वासन दिया है? त्रिकोमाली में सैन्य अड्डा स्थापित करने का? तो बिल्कुल नहीं। भारत की सुरक्षा के खिलाफ अपनी जमीन का उपयोग न होने देने का? भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते का? ऐसा कुछ भी नहीं। संयुक्त अंतरिक्ष मिशन? ऐसा कुछ भी नहीं। जो सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखें तो श्रीलंका मित्र विभूषण जो सम्मान के रजत पदक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक शामिल नहीं है? प्रश्न ये बन सकता है, ऊपर मैंने बताया नहीं है लेकिन संभावना बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा। जो श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान के रजत पदक में धर्मचक्र का जो प्रतीक है ये बना हुआ है, नवरत्न बने हुए हैं, सूर्य चंद्रमा के प्रतीक बने हुए हैं, लेकिन अशोक स्तंभ नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आप प्रश्न देखें तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते ने दोनों देशों के बीच रिश्ते को प्रगाढ़ किया है। परीक्षण कीजिए। परीक्षण पूछा जाए तो क्या करना होता है वो ध्यान जरा दीजिएगा। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते, मतलब सबसे पहले आपको एक इंट्रो लिखने की जरूरत है। राइट, आप एक इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में क्या होगा अभी मैं बात कर ले रहा हूं, और जब मेन बॉडी की बात होती है इसके बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में आप क्या करेंगे, मेन बॉडी का पहला जो पैरा होगा उसमें आप
भारत और श्रीलंका के बीच हुए जो समझौते, 7 समझौते हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है, 7 समझौतों पर बात करेंगे, मैंने ऊपर बताया है 7 समझौते। फिर इसके बाद इसी मेन बॉडी में जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप बताएंगे कि दोनों देशों के बीच कैसे रिश्ते प्रगाढ़ हो गए हैं, इन 7 समझौते ने कैसे रिश्तों को मजबूत किया है। राइट, अब बाद में कह रहे हैं परीक्षण भी कीजिए, मतलब इसके बाद भी कुछ मुद्दा भी है उसको भी बताइए। परीक्षण जब भी कहे तो आपको गुण और दोष दोनों के बारे में बात करनी होती है। आप समझौते हुए हैं तो इसके गुण के बारे में, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में बात तो कर ही रहे हैं कि बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है, लेकिन निगेटिव क्या इंपैक्ट पड़े हैं वो भी आप बात करेंगे। तो मेन बॉडी का जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें जो निगेटिव इंपैक्ट हैं उन पर बात करेंगे। फिर लास्ट में जाकर के जो आखिरी का जो पांचवा जो पैराग्राफ होगा, मतलब पांचवा पैराग्राफ में जो निष्कर्ष होगा उसको सुझावात्मक आपको निष्कर्ष लिखने की जरूरत है। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 पैरा बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। और आप ध्यान से देखें तो मैंने प्रश्न जब ऊपर टॉपिक को पढ़ा रहा था तो 7 समझौते पर बात कर ली है, कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, कैसे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे उस पर भी बात कर ली है, क्या मुद्दे हैं, क्या निगेटिव इंपैक्ट अभी भी हैं उस पर भी बात कर ली है, और लास्ट में सुझाव के 3 बिंदु सुझाए हैं उसको विश्लेषण के साथ सुझावात्मक निष्कर्ष लिख देना है। बात है इंट्रो की। इंट्रो की क्या करें, तो यहाँ पर इंट्रो के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसी पेज को देखें तो घटनासार का ये पेज बहुत सही, मुझे ये सही लगा कि आप यहाँ से इंट्रो लिख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता हुई। वार्ता के बाद दोनों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और प्रश्न भी है कि 7 समझौते ना, कि वो भारत श्रीलंका के बीच हुए समझौते पर चर्चा करते हुए इसने दोनों देशों के बीच के रिश्ते को प्रगाढ़ किया है। तो बहुत अच्छा लिंक बैठ रहा है इंट्रो का दूसरे पैरा से, तो इसको आप भूमिका में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत शानदार उत्तर बनेगा, आप लिखिए और आप सबमिट करिए, मैं टेलीग्राम पे देखूंगा। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक को देखें तो दूसरा टॉपिक है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। जितना आप ग्रीन हाइलाइटर से आप हाईलाइट हुई चीजों को देख रहे हैं, एक मिनट, राइट, जो हाईलाइट हुए चीजों को देख रहे हैं ये प्री की परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सब नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट अपनी नहीं रखते हैं, एकदम साफ बात है। ठीक है, जो ग्रीन यहाँ पर ब्लू पेन से लिखे हैं ये भी नहीं रखते हैं, जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं ग्रीन उससे हाइलाइटर से, वे अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ग्रीन में बोल रहा हूँ, येलो कलर से, सॉरी। ठीक है, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को देखें। ये जो है 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 20 मार्च को, कहीं पर लिख लीजिए, जितने भी अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनका एक अलग सा कोई पेज बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत, मतलब आप चाहे किसी दीवार पर अपने सामने जो या नोटिस बोर्ड आपके पास होगा तो उस पर एक प्लेन पेज पूरा लीजिए और उसको जब भी आप कोई भी अंतरराष्ट्रीय दिवस पढ़िए तो लिखिए उसमें ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और लिखने के बाद अपने नोटिस बोर्ड में पिन कर दीजिए, ध्यान सामने रखिए। हर बार क्वेश्चंस बनते हैं अंतरराष्ट्रीय दिवस से, तो बहुत जरूरी हो जाता है। जब ऐसी कोई चीजें जरूरी होती हैं तो उनको इसी तरह से याद करिए। तो 20 मार्च को IHD मतलब इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है वो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और अभी और भी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जानेंगे, अभी मैं बताऊंगा आगे। अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखिए कि 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है वो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह जो आकलन किया जाता है आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समर्थन और जीवन संतुष्टि जैसे कारकों को आधार बना करके, लेकिन जरूरी वही है जो मैंने मैंने अभी जो बात की थी, जो येलो से हाईलाइट किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर अभ्यास करेंगे, MCQ नीचे है। ऐसे ही बीच बीच में आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ने के बाद तुरंत एक बार आप भी खुद से अभ्यास करिए, रिवीजन करिए, फिर ऐसे ही हफ्ते में, फिर महीने में, ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे, आराम से याद हो जाएगा। और जब एग्जाम हॉल में बैठे, जब भी कभी डाउट होना, 4 ऑप्शन में पहली बार में जो माइंड संकेत दे, पहली बार में जो माइंड बोल दे ये सही लग रहा है,
तुरंत उसको थोड़ा सा ऐसे ही हल्का से टिक कर लीजिए, फिर इसके बाद सोचना शुरू करिए और अंतिम विकल्प पे, नहीं तो हमेशा डाउट में चले जाएंगे। जैसे ही जो पहली बार जो माइंड आपका संकेत देगा, फिर इसके बाद थोड़ा भी विलंब करेंगे ना तो जो 4 ऑप्शन है उन चारों में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वही तुक्का लगा के मार देंगे कि हाँ यही होगा। लेकिन जब भी माइंड, जब तुक्का ही लगाना हो, मतलब ऐसे ही तुक्का लगाना, तो माइंड जो पहली बार संकेत जिस ऑप्शन पे दे दे वही करिए। तो इस तरह से जब आप पूरे एमसीक्यू को अभ्यास करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो एग्जाम हॉल में आपका माइंड वही संकेत देगा जो आपने पहले अभ्यास कर रखा है। ठीक है, अब आगे देखें तो पहली बार यूएन के एक उच्च स्तरीय सम्मेलन के लिए 1 अप्रैल 2012 को जारी किया गया था वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। मतलब पहली बार जब जारी हुआ था वो कब, 1 अप्रैल 2012 को। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन संभावना है कि आज असल में ना, आप एक चीज को देखें तो यूपीपीसीएस इतना ठीक ठाक आयोग है कि बहुत पीछे जाकर के भी नहीं पूछता, जो करंट में है वही पूछेगा। जवाब दे सको तो दे लो, वो जो पूछना है उसको करंट में चल रही हुई चीजों से पूछेगा। डेट भी मेंशन कर देगा कि हाल ही में इस बार 2024 में देखा गया कि सीधा डेट, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि ये जो चीजें आयोजित की गई 6 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई, ऐसी तारीख दे दी जा रही है। तो बहुत बड़ा हेडेक है, उस पर एक मैं शॉर्ट वीडियो 4 से 5 मिनट का लाने वाला हूँ बहुत जल्द। उस पर मैं बात करूंगा कि कैसे ट्रेंड थोड़ा सा बदला है और उसके लिए क्या तैयारी हो, उस पर मैं बात करूंगा। तो ये है। फिर इसके बाद शीर्ष प्रदर्शन में ध्यान रखना है, शीर्ष ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में जो फर्स्ट रैंक जिसको मिली है वो फिनलैंड है। ठीक है, फिर इसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, ये काफी है आपके लिए। फिनलैंड को ध्यान रखना काफी है। और इसके साथ साथ जो जिसका सबसे कम रैंकिंग रही है, सबसे कम खुशहाल देश जिसको माना गया वो अफगानिस्तान है। उसकी रैंकिंग कितनी है, 147। मतलब जो टॉप पे है उसको याद रखना है, जो कम पे है उसको याद रखना है, और भारत की रैंकिंग को याद रखना है। अब भारत की रैंकिंग देखें तो कितनी है, 118। भारत इस बार जो है 118वें स्थान पर है, लेकिन पिछले साल की तुलना में अच्छी स्थिति है। पिछले साल इसकी स्थिति 126वें स्थान पर थी, लेकिन इस बार 118वें पे है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत अब भी अपने पड़ोसी देशों से मतलब रैंकिंग में पीछे है। मतलब हमसे ज्यादा खुशी देश कौन से हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। ये थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है। राइट, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। क्यों लिख दिया है जरा देखिए इसको। ठीक है, ये अभी मैं बाद में बात कर लूंगा। 1 2 3 ये जो कारण है, मतलब भारत देश खुशहाली रिपोर्ट में यदि पीछे है तो कुछ मुख्य कारण क्या है वही मैंने मेंशन किया है, अभी बता रहा हूँ। अभी आप देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की है, वो ध्यान रखिएगा। कुछ स्रोतों में बेल बिंग रिसर्च सेंटर को प्रमुखता दी जाती है। किसमें प्रमुखता दी जाती है, वो जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वहां पर मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा इसका नाम बेल बिंग रिसर्च सेंटर को प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि यह शोध का केंद्रीय केंद्र है। लेकिन प्राथमिक प्रकाशक जो है वो यूएनएसडीएसएन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। प्राथमिक प्रकाशक ये है, और जो सह प्रकाशक है वो बेल बिंग रिसर्च सेंटर है। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन पढ़ लीजिए, अभ्यास कर लेंगे तो चीजें एग्जाम में याद आ जाती हैं। वीडियो को पॉज करिए और फर्स्ट क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए। अब पहला क्वेश्चन से है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सफोर्ड वेल बिंग रिसर्च सेंटर इस रिपोर्ट का सह प्रकाशक और शोध साझेदार है, एकदम सही है, सह प्रकाशक है। और प्राथमिक प्रकाशक जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। ठीक है, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 20 मार्च को ही प्रकाशित होती है, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर। 1 2 3 डी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, पॉज करिए, वैसे ही आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत इधर आई होगी। दिक्कत ये आई होगी कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 की रैंकिंग और देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष सबसे खुशहाल देश रहा। मैंने यहाँ पर 8वें वर्ष लिख दिया है, ये जानबूझ करके लिखा है कि मतलब ऊपर मैंने मतलब फिनलैंड में बताया था कि फिनलैंड फर्स्ट रैंक है उसकी, फिर इसके बाद अफगानिस्तान की 147 रैंक है, फिर इंडिया की 118 हो, पिछले साल 126 रही है। अब जब मैं स्टेटमेंट बना रहा था तो मुझे लगा लाइए ये एडिशनल कुछ ऐसा ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए पूछ ही लिया आयोग
पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ ही लिया तो आप एक जब स्टेट कभी क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो एक माइंड में ये रहेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ा था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी भी चीज है कि फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष भी सबसे खुशहाल देश बना रहा, अपनी पहली रैंक बनाए रखा। ये अपने आप में एक अजीब तो है ही है, अद्वितीय तो है ही है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। भारत की रैंकिंग 2025 में 118 रही है और 2024 में 126 रही है, ये भी सही है। पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से बेहतर है, ये भी सही है। अफगानिस्तान 2025 में 7वें स्थान पर है, नहीं 147, राइट। तो यहाँ पर जो गलत हो जाता है वो जो चौथा विकल्प स्टेटमेंट है, कथन है, वो गलत हो गया। तो 4 यहाँ पर है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जो बचता है वो ये हो गया, राइट। एक ट्रिक होता है कि जब भी कुछ प्रश्नों को डाउट हो, मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट पता है कि भारत की रैंकिंग 118वीं 2025 में रही है और 2024 में 126वीं रही है, आपको ये पता और ये पता है अफगानिस्तान की रैंकिंग 147 रही है, मतलब दो स्टेटमेंट आपको कंफर्म है कि 2 और 4 सही हैं, और सॉरी 2 और 4 दो स्टेटमेंट सही है। तो जहां पर आपको 2 दिखता है वो तो आप जान जाते हैं, ठीक है, ये 3 विकल्प तो सही हैं। और अब आपको ये चूज करना है कि सही कथन कौन से हैं। तो गलत कथन की पहचान करनी है। तो अफगानिस्तान आपको पता है कि 147 है, तो जहां 4 दिखे वो आप उसको गलत मान लेते हैं, राइट, इस तरह से कर देते हैं। अब आपके सामने ए और बी सिर्फ 2 विकल्प दिखते हैं। इस पर मतलब इस तरह जब प्रश्न आते हैं तो उनको कैसे टैकल करें, इस पर बहुत अच्छी डिस्कशन कई सारे वीडियो में हुई है, आशीष सर ने भी किया है और मैं भी करूंगा। लेकिन अभी इस सब पे बात करने का मतलब है कि वीडियो को लंबा खींचना वो अपनों को नहीं करना है यार। बस अभ्यास करिए, ये एमसीक्यू सब आपको टेलीग्राम पे फ्री में पीडीएफ मिलेंगे, आप अभ्यास करिए, बीच बीच में सॉल्व करते रहिए। अब मैं हमेशा जो एक बात को कहता आया हूँ कि प्री प्लस मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की क्षमता अपने अंदर लाइए। यदि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट आई हुई है 2025 की, आपने ये ध्यान रख लिया कि भारत की रैंक इस बार 118 रही हो, पिछले साल 126 रही है, कुछ सुधार हुआ है, और लेकिन भारत अभी भी जो अपने आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे उसकी बुरी स्थिति है। तो क्या जो मैंने इस तथ्य को यहाँ से अर्जित किया, जाना, क्या इसका डिलीवर कहीं पर मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं? तो देखिए उसके लिए एक चीज है कि आप इससे लिखने के दौरान भी आप अपने इन जो महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर रहे हैं उन वहां पर भी आप डिलीवर कर सकते हैं। जैसे भारत के युवा विकसित राष्ट्र के स्वप्न का आधार, मान लीजिए एक निबंध आ जाता है कि भारत के जो युवा हैं विकसित राष्ट्र के जो स्वप्न देखा जा रहा है उसके आधार हैं। तो आप पता चला कि इंट्रो भूमिका में भी इंट्रो लिखा जाता है, उसके बाद जो उसकी मेन बॉडी है एस्से की, उस मेन बॉडी में आप बता रहे हैं कि कैसे भारत के युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन क्षेत्रों में इनकी सक्रिय भागीदारी कैसे विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करेगी, आप बता रहे हैं। लेकिन आपको चैलेंजेस भी बताने होंगे। जब चैलेंजेस बताएंगे तो वहां पर लिखेंगे कि भाई देखिए सही बात है कि भारत के युवा विकसित राष्ट्र के स्वप्न का आधार हैं, लेकिन हाल ही में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें भारत अपने आसपास के पड़ोसी देशों की स्थिति में अपनी उसकी रैंक अच्छी नहीं रही है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले साल की तुलना में उसकी रैंक कुछ सही हुई है, लेकिन पड़ोसी देशों से उसकी स्थिति बहुत खराब है। और उसके कारणों में देखा जाए तो कारण ये है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीमित होना, खासकर विशेषकर जो युवा हैं उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हुई है, जिससे कैरियर, सामाजिक निर्णय को स्वतंत्र रूप से तय करने की क्षमता उनकी प्रभावित हुई है। जब ये प्रभावित होगी तो जो विकसित राष्ट्र के स्वप्न का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। वो जो युवा हैं उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो उनकी सीमित हो रही है उस पर काम करने की जरूरत है। परिवार, समाज और सरकारी नीतियों की बंदिशें हैं उन पर, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी जड़ें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर रखी हुई हैं, उनसे इनको आजाद करने की जरूरत है। आजाद ऐसा भी नहीं कि जो रूढ़ियां हैं उनसे आजाद होने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि इतने भी स्वच्छंद हो जाएं कि युवा ही मैं जब भी अक्सर बात करता हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर बात हो या युवाओं की
आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो तो यहाँ पर ये मत समझिए कि पूरी तरह से स्वच्छंदता, कि अब माँ बाप का या आपके परिवार का डिसिप्लिन ना रहे। डिसिप्लिन रहना चाहिए। जिस तरह से आप भारत देश में हैं, आपको अधिकार दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं मतलब एक स्वतंत्रता दी गई है, बहुत सारी आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। कर्तव्य ही वो आपके लिए डिसिप्लिन है। वैसे ही ये मत यहाँ पर बहुत समझिएगा कि स्वतंत्रता का मतलब एकदम से स्वच्छंद हो जाना, मतलब घर का ही या परिवार का कोई डिसिप्लिन ही ना रह जाए। डिसिप्लिन होना चाहिए, वो भी सकारात्मक वे में, ठीक है। जिस तरह से पॉलिटी में अधिकार दिए गए हैं और साथ से साथ कर्तव्य बताए गए हैं, उसी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। ये थोड़ा मैंने अलग हट करके बात कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि भारत के युवा विकसित राष्ट्र के स्वप्न का आधार, तो चैलेंजेस में ये बताएंगे कि ये सब चीजें अभी भी भारत के सामने दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पर आपने कुछ फैक्ट तैयार किए और थोड़ी सी एडिशनल चीजें पढ़ी, ये कारणों में कुछ चीजें जाने की, विशेषकर युवाओं के बारे में, ये सब चीजें ध्यान रखिए। जब आप एस्से लिखते हैं ना, तो एस्से को हर एक सिलेबस के हर एक तरह से सब्जेक्ट से लिंक करने की जो क्षमता होती है वो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए समय के साथ। जब लिंक करते हुए चीजों को लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है आपकी समझ से और आपको अच्छे खासे नंबर दे करके जाता है। पिछले 6 साल के अनुभव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने टॉपर्स की भी कॉपियां चेक की हैं और जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं उनकी भी कॉपियां चेक की हैं। तो बहुत सारे अनुभवों को ही मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को आपसे साझा कर रहा हूँ। सीख सको तो सीख लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बातें हुई और बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा और जाना है। अभ्यास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे 3 मैक्सिमम और 3 वीडियो में पूरा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को, ठीक है। नमस्कार।